Hello and welcome to Domiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 23rd September 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. The link for the group will be provided in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article is about Arunachal Pradesh. So the governor of Arunachal Pradesh, B.D. Mishra, so उन्होंने क्या किया है? Recently he has visited the Vice President of India. ठीक है, तो कल मैंने कवर किया था, अगर आपको याद है, in yesterday's video I've covered governor's visit to the President of India, that is in the Rashtrapati Bhavan. तो he and his wife had visited. तो अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे, हम मतलब जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर जा रहे हैं, B.D. मिश्रा जा रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे ही जा रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स सी आगे कहाँ जाते हैं. लेकिन अभी वो फिलहाल गए हैं वाइस प्रेसिडेंट के वहाँ पे. तो छोटी सा आर्टिकल हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है, ये पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इनका किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, किस तरीके से रिमूवल होता है, तो ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है. सो दिस टॉपिक विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स. वेरी सिंपल न्यूज है दैट अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर है B.D. मिश्रा, ही हैज कॉल्ड ऑन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Jagdeep Dhankar. So he has been recently appointed as the Vice President of India in New Delhi on Wednesday, and the two discuss matters related to the state. तो इनके पहले you must know कि इनके पहले there was a Vice President जिनका नाम था M. वेंकैया नायडू, है कि नहीं. तो current Vice President is Jagdeep Dhankar. तो चलिए बात करते हैं. अब ये जो पोजीशन है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, यू शुड नो कि दिस बिलोंग्स टू द यूनियन लेवल. ठीक है, तो यूनियन लेवल इज मेंशन्ड इन द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, पार्ट 6 जो है वो डील करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और पार्ट 5 जो है वो डील करता है गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल के. ठीक है, अब ये जो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, तो ये डिस्कस करता है अबाउट द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, अब जो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो पहला है, जो फर्स्ट वन है, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सेकंड कौन है? सेकंड इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो दिस रैंकिंग जो है, दिस रैंकिंग इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. ठीक है, सो द वाइस प्रेसिडेंट ही ऑक्युपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री. दिस ऑफिस इज मॉडल ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट. अगर आपको पूछेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है ये पोजीशन, सो द आंसर वुड बी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. सेम इज द केस ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली. हाउएवर ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम by addressing his resignation letter to the president. तो अगर उनको रिजाइन करना है, ये तो सबमिट रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट को सबमिट करना होगा. A formal impeachment is not required for his removal. ठीक है, he is also eligible for re-election to that office. He may be elected for any number of times. अगर मान लीजिए, अब देखिए उनका जो भी रीअपॉइंटमेंट होगा, तो रीअपॉइंटमेंट में इस तरीके का कोई यहाँ पे नंबर नहीं है जितना मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स ही कैन बी रीअपॉइंटेड. ठीक है, एंड किस तरीके से यहाँ पे रिमूवल होता है, देखिए उनका इम्पीचमेंट नहीं होता है. ठीक है, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के केस में होता है, यहाँ पे इम्पीचमेंट नहीं होता है. इट्स ओनली अ सिंपल रिमूवल प्रोसेस. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. दिस इज सिंपल नॉलेज अबाउट द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर एस राधाकृष्णन इन द ईयर 1952, और प्रेसिडेंट जो है आपको पता है कि इट इज जगदीप धनखड़. इनके पहले थे श्री M. वेंकैया नायडू. ठीक है, अब अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस. अब देखिए इलेक्शन प्रोसेस जो है इट इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट और इनका जो इलेक्शंस है ना, इसमें काफी सिमिलरिटी है. सो द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली by the people but by the method of indirect election. तो प्रेसिडेंट के केस में भी इंडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है, जहां पे पीपल, जहां पे लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते. ठीक है, सो दस दिस इलेक्टोरल कॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग 2 ways. यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है. प्रेसिडेंट के केस में अगर आपको याद होगा, यहाँ पे ओनली इलेक्टेड मेंबर्स वर देयर, राइट. इस केस में लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड नहीं, जो पार्लियामेंट है, सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, दोनों ही पार्ट हो जाता है. इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दिस इलेक्टोरल कॉलेज इन द केस ऑफ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. तो कौन कौन वोट करेगा? इट विल बी द बोथ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट दिस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ पे अलाउड नहीं था वोट करने के लिए, बट करेंटली दे आर अलाउड. ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है वो यहाँ पे वोट नहीं करते. बट इफ यू रिमेंबर इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट, जो एमएलएस होते हैं ना स्टेट्स के, वो लेकिन वोट करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट.
अब उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वाइट सिमिलर टू द प्रेसिडेंट ओनली, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियस सा बात है, देन ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 इयर्स ऑफ एज, मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है इनके केस में, 35 इयर्स है। ही शुड ऑल्सो बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ना व्हाई राज्यसभा, आपको थोड़ी देर पहले, आपको थोड़ी देर के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि व्हाई ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। एंड ही शुड ऑल्सो नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द इंडियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, let's look at the functions of the vice president. So by virtue of his office, that is ex officio, he is the chairman of the Rajya Sabha. ठीक है, अब देखिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं दोनों ही हाउस में ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो इस केस में क्या रहता है, दोनों ही हाउसेस में यू विल फाइंड देयर इज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो लोकसभा के केस में यू मस्ट बी नोइंग इट इज द स्पीकर, और राज्यसभा के केस में इट इज द चेयरमैन। ठीक है, तो ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसका मीनिंग क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एक्स ऑफिशियो? एक्स ऑफिशियो का मीनिंग ये है कि ही शुड नॉट बी अपॉइंटेड फॉर दिस ऑफिस, मतलब अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ना, बाय डिफॉल्ट ही बिकम्स द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब अगर वो जिस दिन ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट, उसी दिन ही हैज आल्सो बिकम द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इफ यू नो अबाउट द नीति आयोग, तो उस केस में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। सो नीति आयोग के केस में जो प्रेसिडेंट जो चेयरपर्सन का जो पोस्ट है ना, तो उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर के चेयर में जो है ना, ही और शी डायरेक्टली बिकम्स द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। तो इस केस में यहाँ पे राज्यसभा का चेयरमैन वही बनेगा जो वाइस प्रेसिडेंट है, इसी को कहा जाता है एक्स ऑफिशियो। हेंस द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज टू प्रिजाइड ओवर द राज्यसभा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पोजीशन है इन द केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट देखिए, बिकॉज आप देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए क्या रहता है, जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट रहता है ना, वो फिल्ड अप रहता है। तो इसी कारण से उनका जो नॉर्मल पोजीशन है ना, नॉर्मल जो फंक्शन है, इट इज एक्चुअली टू प्रिजाइड ओवर द राज्यसभा। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये वैकेंसी कैसे हो सकता है, बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल बाय इंपीचमेंट और अदरवाइज। तो इस केस में द वाइस प्रेसिडेंट विल बी फंक्शनिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। He discharges the functions of the president when the president is unable to perform his functions. तो ये किसी भी कारण से हो सकते हैं, अगर वो इंडिया में नहीं है, अगर वो कुछ बीमार है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्टिंग लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, वो मेंबर नहीं है राज्यसभा का। जैसे आपको पता होगा शायद, जो स्पीकर है ना, स्पीकर इज एक्चुअली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा ओनली। ठीक है, तो लोकसभा ही उनको अपॉइंट करते हैं स्पीकर, लेकिन यहाँ पे ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ही हैज नो राइट टू वोट, वो वोट भी नहीं करते। अगर मान लीजिए कुछ डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, कोई अगर बिल पास करना है, तो वो नॉर्मली वोट नहीं करते हैं, बट ही कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट। अभी कास्टिंग वोट क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बिल पर अगर हो गया है सम काइंड ऑफ डेडलॉक, तो अगर मान लीजिए कि दो पार्टीज या जो वोट से वो इक्वली डिवाइड हो चुके हैं, तो ऐसे डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए कास्टिंग वोट दिया जाता है। स्पीकर को भी मिलता है और ये चेयरमैन को भी मिलता है इन द केस ऑफ राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट शैल ड्यूरिंग एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड व्हाइल ही इज सो एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट हैव ऑल द पावर्स एंड इम्यूनिटीज। तो देखिए प्रेसिडेंट के केस में जितना पावर्स है, जितना इम्यूनिटीज है, so this everything will be provided to the vice president as well when he will be acting as the president of India. ठीक है, और जो सैलरीज होगा, अलाउंसेस होगा, प्रिविलेजेस होगा, this will be also same as that of the president only, लेकिन only when he is acting as the president. ठीक है, तो इनका जो पोजीशंस, जो एमोल्यूमेंट्स वगैरह है, जो सैलरीज वगैरह है, वो आपको मिल जाएगा इन दी सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल कंटेन्स प्रोविजंस अबाउट अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर्स के बारे में, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, देन चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये सारा जो ऑफिसर्स है, इनके जो अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमोल्यूमेंट्स है, ये सब आपको पाया जाता है इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाइल ही एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट, ही विल नॉट ड्रॉ द सैलरी ऑफ द चेयरमैन। अब देखिए कोई भी एक टाइम पर अगर वो मान लीजिए कि इफ इज एक्टिंग लाइक द वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको बस वाइस प्रेसिडेंट का ही जो सैलरी है वो मिलेगा। अगर वो इफ इज एक्टिंग लाइक द प्रेसिडेंट, इन दैट केस लेकिन उनको प्रेसिडेंट का मिलेगा, लेकिन ही वुड नॉट बी हैविंग द सैलरी एज दैट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो चेयरमैन का जो सैलरी है वो नहीं मिलेगा इन द टाइम एट द पीरियड व्हेन ही इज एक्टिंग लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो मेंस के केस में आप देखोगे कि ऑफन क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट द रिमूवल, अबाउट द इंपीचमेंट ऑफ ऑफिसर्स लाइक वाइस प्रेसिडेंट, अबाउट द ऑफिसर्स लाइक प्रेसिडेंट एंड द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, वो नॉर्मली आपको पूछे जाते हैं मेंस लेवल पर। सो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट अबाउट द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सो ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, दैट इज 5 साल से पहले उनको रिमूव किया जा सकता है। एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैज बीन नो ग्राउंड दैट हैज बीन मेंशन अबाउट द रिमूवल। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि अबाउट द प्रेसिडेंट के केस में ना, देयर
हैज बीन अ ग्राउंड दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ग्राउंड क्या, इट इज द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो उस केस में प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑब्वियसली देन, लेकिन इनके केस में, वाइस प्रेसिडेंट के केस में, लेकिन ऐसा कोई ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया है। So a formal impeachment is not required for his removal. Resolution for the removal can be only introduced only in the Rajya Sabha. तो देखिए राज्यसभा में क्योंकि वो फंक्शन करते हैं ड्यूरिंग इज नॉर्मल टाइम, तो इसीलिए जो रेजोल्यूशन है ना, तो दिस शुड बी आल्सो पास्ड इन द राज्यसभा ओनली, दिस कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड विद एटलीस्ट 14 डेज एडवांस नोटिस। तो ये रेजोल्यूशन देने से पहले उनको 14 डेज का प्रायर नोटिस भी देना पड़ता है। रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल शुड बी पास्ड इन द राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी, दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो राज्यसभा का जो भी करंट स्ट्रेंथ है, तो उसके बेसिस पर अगर मेजॉरिटी है तभी ये इफेक्टिव मेजॉरिटी कहा जाता है। तो इट इज नॉट पास बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मान लीजिए कि जो रेजोल्यूशन है, इफ इट इज पास्ड बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी इन द राज्यसभा ओनली देन इट विल बी पास टू द लोकसभा। लोकसभा में लेकिन ये सिंपल मेजॉरिटी से भी चलेगा, ठीक है। लोकसभा अगर है तो लोकसभा के केस में इफ इट इज पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी देन ऑल्सो इट विल बी डीम्ड एज पास्ड ओनली, ठीक है। लेकिन राज्यसभा के केस में इट शुड बी पास्ड बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी, दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द total strength of the house. In such cases when the temporary vacancy in the office of the vice president is created, अगर मान लीजिए उनको impeach कर दिया जाता है तो the deputy chairman of the Rajya Sabha take over the role of the chairman of the Rajya Sabha. तो इनको रिप्लेस कौन कर देगा फिर, जो इनका पोजीशन या कह सकते हो कि जो इनका फंक्शंस है, the functions will be played by the deputy chairman of the Rajya Sabha. And one thing you should know that the chairman is not a member of the Rajya Sabha, but the deputy chairman is a member of the Rajya Sabha only. Got my point? So based on this topic, UPSC में आप ये पूछा गया था not the previous year. So I want you guys to attempt this question in the comment section. So the next topic is about the PLI scheme. Now this topic is also going to be very important for us from GS paper, that is Indian economy point of view. इंडियन इकोनॉमी में ये PLI से, बिकॉज ये अक्सर न्यूज में रहता है, सो यू विल फाइंड क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस PLI स्कीम, ठीक है। तो ये PLI स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो जो करंट न्यूज है ये काफी सिंपल है, दैट द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे क्लियर्ड अ 19,500 crore स्कीम टू इंसेंटिवाइज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक सोलर मॉड्यूल्स टू रिड्यूस द इंडस्ट्रीज रिलायंस ऑन, यहाँ पे जो रिलाय हम करते हैं ऑन द फॉरेन डिपेंडेंस, तो ये कर्ब करने के लिए, कम करने के लिए स्कीम लाया गया है, ठीक है। तो PLI का मीनिंग क्या है? PLI का मीनिंग है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। I repeat, production linked incentive. तो it is basically a kind of incentive दिया जाता है, ठीक है। So it is an initiative that provides incentive to domestic industries to boost the local production. As per the PLI scheme, the government encourages जो भी सारे कंपनीज है ना यहाँ पे इंडिया में, तो it encourages the domestic companies and the establishment to set up or expand on manufacturing units to increase production, to which the government provides incentive. अगर मान लीजिए कि कोई एक कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है बहुत सारा प्रोडक्ट, तो उस कंपनी को क्या दिया जाएगा, उसी प्रोडक्शन के बेसिस पर उनको इंसेंटिव दिया जाता है, उनको हेल्प किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो भी सारे इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे सोलर मॉड्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उनको दिया जाएगा PLI। तो सोलर मॉड्यूल्स प्रोडक्शन में इंसेंटिव्स ऑफर किया जा रहा है थ्रू द PLI स्कीम। बट व्हाई डू यू थिंक सोलर मॉड्यूल्स? बिकॉज you should know that currently to combat issues like the climate change or global warming and for a sustainable development, we are trying to shift from the non-renewable sources of energy to renewable source of energy, like what? Like the solar energy, like wind energy, then biomass energy, etc. तो लेकिन सोलर एनर्जी के केस में जो मॉड्यूल्स है ना, जो मॉड्यूल्स रहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो पैनल्स है, इस पैनल्स में लगे हुए मॉड्यूल्स, तो ये जो मॉड्यूल्स है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मॉड्यूल्स हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अभी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, तो इसे इसीलिए एनकरेज किया जा रहा है ताकि हम चाइना पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाए और ताकि अपना जो GDP है, GDP को इनहेंस किया जा सके। Getting my point? So this picture you can see, this is a cell which is normally a photovoltaic cell, और यहाँ पे देख सकते हैं आप मॉड्यूल है। तो इसी मॉड्यूल को ना हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, और अभी हम ट्राई कर रहे हैं इसे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने के लिए। अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन इसे इनहेंस करने के लिए, ताकि हमें डिपेंड नहीं करना पड़े फॉरेन कंट्रीज लाइक चाइना के ऊपर। सो रिसेंट न्यूज अभी जैसे कि बताया था, अबाउट 19,500 crore हैज बीन क्लियर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू इंसेंटिवाइज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक सोलर सेल मॉड्यूल। सेल नहीं, लेकिन अभी मॉड्यूल्स के लिए ये PLI स्कीम लाया गया है। नौ पहले भी 2020 में नवंबर के महीने में 4,500 करोड़ ऑलरेडी एक क्लियर किया गया था अमाउंट। इसके बाद ये सेकंड ट्रांच है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि विद द सेकंड ट्रांच ऑफ द PLI स्कीम, द गवर्नमेंट इज होपिंग दैट अबाउट 65 गीगावाट का पर एनम एक यहाँ पे जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी हम इंस्टॉल कर पाएंगे, इतना सा हम एनर्जी, हम सोलर पावर हम डिराइव कर पाएंगे थ्रू दिस PLI स्कीम।
तो बेसिकली यहाँ पे न्यूज़ इतना ही है कि जो हम डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर, तो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम करने के लिए और अपना यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है वो इन्हेंस करने के लिए ही ये पीएलआई स्कीम लाया गया है। ये पीएलआई जो इंसेंटिव है ये ऑफर किया गया है ऑन दी सोलर मॉड्यूल्स। तो like before knowing about the PLI scheme, first you should know that India has some certain targets regarding the renewable energy. तो देखिए India has set up a target, इसी साल तक India has a target of achieving 175 gigawatt capacity of renewable energy. In this renewable energy, it is not just about solar energy. तो यहाँ पे wind भी रहेगा, hydro power रहेगा, तो ये सब मिलके India is targeting at least 175 gigawatt of capacity by this year only. और 2030 तक this will be enhanced to 450 gigawatt. ठीक है, तो कैपेसिटी जो है इंडिया का जो टारगेट है ये काफी ज्यादा है, तो इसी कारण से ये स्कीम वगैरह लाया गया है ताकि हम जल्दी से वो टारगेट मीट कर सके और साथ ही साथ हमें चाइना पे भी डिपेंड ना करना पड़े। ठीक है, तो टू अचीव दिस टारगेट इंडिया, यहाँ पे इंडिया को कितना चाहिए होगा, एक साल में 25 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी इज नीडेड पर ईयर। ठीक है, ताकि ये जो 30 तक जो ये टारगेट है ताकि ये मीट हो जाए। सो इन नवंबर 2020 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द इंट्रोडक्शन ऑफ द पीएलआई स्कीम, लाया गया था फॉर 10 की सेक्टर्स के लिए। अब जो 10 की सेक्टर्स है इट इंक्लूड्स ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हार्डवेयर, देन टेलीकॉम, देन यू विल फाइंड सोलर मॉड्यूल्स जैसे कि मैंने आपको बताया है, देन मेटल्स है, माइनिंग है, टेक्सटाइल है, दिस ऑल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दिस 10 की सेक्टर्स ओनली एंड दिस वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो solar capacity addition currently depends largely upon the imported solar photovoltaic cells and modules as the domestic manufacturing industry is limited operational annual capacity। अब देखिए currently अगर आप देखोगे इंडिया का जो current capacity है ना वो काफी कम है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, we should depend, we actually are needed to depend on countries like China। अभी अगर आप देखोगे करंट कैपेसिटी कैसा है कि इट इज ओनली 2500 मेगावाट फॉर सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स एंड 9000 to 10000 मेगावाट फॉर सोलर पीवी मॉड्यूल्स। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो यूनिट्स है ना ये मेगावाट में है, हम लोग का जो टारगेट है ना वो टारगेट क्या है, गीगावाट में है। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट कि क्यों हमें यहाँ पे ये सब स्कीम लाना पड़ रहा है, बिकॉज करेंटली इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है ना इसमें जो प्रोडक्शन है वो काफी कम है, वो काफी लिमिटेड है। इसी को इनहेंस करने के लिए और इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमने ये पीएलआई स्कीम लाया है फॉर दी सोलर मॉड्यूल्स। Now let's see how this scheme is going to be implemented. अब ये जो PLI scheme है, this will be implemented by a ministry which is known as the Ministry of New and Renewable Energy. और ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगा थ्रू एन एजेंसी व्हिच इज नोन एज द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। So this is going to be the implementation agency and the implementing ministry is the MNRE, that is Ministry of New and Renewable Energy. So the beneficiaries will be selected through a transparent bidding process. तो जो भी सारे industries है who are producing or who wishes to produce the solar modules, तो उनको क्या करना होगा, they have to take part in this bidding और अगर वो select होते then they would be eligible for this incentive। ठीक है, तो उनको क्या दिया जाएगा, उनको ये incentive दिया जाएगा throughout the entire process। ठीक है, तो उनको help किया जाएगा in setting up and running the manufacturing facilities। तो ग्रीनफील्ड जो है, ग्रीनफील्ड न्यू सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विल बी एलिजिबल फॉर पीएलआई। तो ग्रीनफील्ड क्या होते हैं, जो नए जो इंडस्ट्रीज है, जो मतलब आप कह सकते हो जो इनिशियली जो नहीं कर रहे थे, जो नए तरीके से जो डेवलप करेंगे, हु आर क्वाइट न्यू टू दिस फील्ड, तो उनको कहा जाता है ग्रीनफील्ड। तो ये जो ग्रीनफील्ड है, तो ग्रीनफील्ड विल बी एलिजिबल मोस्टली फॉर दिस पीएलआईज। और ब्राउनफील्ड भी होता है, जो ब्राउनफील्ड आप कह सकते हो कि पहले से हु हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री, और आप कह सकते हो कि ऐसा कुछ इंडस्ट्री जो व्हिच हैव बीन डिस्पंक्ट। ठीक है, तो इस केस में उनको भी मिलेगा, लेकिन दे वुड बी गेटिंग ओनली 50% एट द ऑफ द रेट फॉर द ग्रीनफील्ड। मतलब ग्रीनफील्ड को जितना भी इंसेंटिव दिया जाएगा ना, तो ब्राउनफील्ड को बस 50% ही दिया जाएगा। ठीक है, और ग्रीनफील्ड से आपको ये भी पता होना चाहिए कि द होलोंगी एयरपोर्ट दैट हैज बीन बिल्ड, इट इज आल्सो अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ओनली, बिकॉज कुछ भी यहाँ पे नहीं था, इट हैज बीन बिल्ड ऑन अ बैरन लैंड। अगर उसमें पहले कुछ मान लीजिए एक एयरपोर्ट था या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, तो उसे, और अगर उसे रीडेवलप किया जाता तब उसे कहा जाता ब्राउनफील्ड, लेकिन अभी जो डेवलप हो रहा है दैट इज अ greenfield project. So let's see how significant this scheme is and how it is going to benefit the industries which are producing the solar modules. So this will promote the manufacturing of high efficiency solar modules in India and thus reduce import dependence। जो मैं आपको कह रहा हूं कि हम चाइना से अभी इंपोर्ट करते हैं, तो ये अगर हम डोमेस्टिकली इफ यू आर एबल टू प्रोड्यूस इट, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प अस इन कर्बिंग द इंपोर्ट डिपेंडेंस। ठीक है,
So this aids in bringing cutting edge technology. obvious सा बात है कि अगर हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, so we'll also be able to carry out the research and development parallelly, and this will also help in enhancing the technology for production of these modules. This promotes and setting up of integrated plants for better quality control and competitiveness. अगर मान लीजिए कि बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, तब एक तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बीच में कंपटीशन भी होगा, और and also there will be competition for the quality, कि कौन किस तरीके से यहाँ पे बेटर क्वालिटी का सोलर मॉड्यूल प्रोड्यूस कर पाएगा. एंड दिस वुड ब्रिंग इन अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 94,000 crore, डायरेक्टली एम्प्लॉय अबाउट 1,95,000 persons एंड इनडायरेक्टली अराउंड 7,08,000 persons. तब देखिए यहाँ पे इतना सारा पर्सन को अगर मान लीजिए कि अगर हम हेल्प करेंगे, इफ यू आर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग द इंडस्ट्रीज, देन ऑब्वियस सा बात है इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन जो है एनहेंस करने के लिए दे वुड ऑल्सो हैव टू इंक्रीज देयर मैन पावर, है कि नहीं. तो इसी से क्या होगा, दिस विल ऑल्सो हेल्प इन टैकलिंग द अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड ऑल्सो इंडिया विल सेव अबाउट 1.37 ट्रिलियन रुपीज इन इंपोर्ट्स. तो ये जो पैसा इंपोर्ट के नाम पे जा रहा था, नाउ दिस विल नाउ हेल्प इन एनहेंसिंग द जीडीपी ऑफ इंडिया. So based on this topic only, there is a prelims practice question. Please answer in the comment section. Now the next article is about the convergence portal of the Ministry of Food Processing Industries. Now this is not about the new scheme, but जो एक्जिस्टिंग स्कीम है उनको कन्वर्ज किया गया है. ठीक है, उनको जॉइंटली कन्वर्ज कर दिया गया है. सो द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ वेडनेसडे लॉन्च अ जॉइंट कन्वर्जेंस पोर्टल फॉर डिफरेंट स्कीम्स रन बाय द फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज. तो ये दो डिफरेंट मिनिस्ट्री है, तो इनके अंदर जो स्कीम है इनको कन्वर्ज कर दिया गया है. सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएसपी पोर्टल गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो जीएसपी पोर्टल फूड प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू. एंड दिस इज बीन टेकन फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स. नाउ दिस पोर्टल इज बिलीव्ड टू बी ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस और ऑफ क्वाइट सिग्निफिकेंस फॉर द फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस ऑफ द कंट्री. तो जितना भी सारे इंडस्ट्रीज जब फूड प्रोसेसिंग में है तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, ये माना जा रहा है. इट इज द आइडिया ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दैट ऑल द मिनिस्ट्रीज, जितना भी मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स है ऑफ द गवर्नमेंट्स, बी इट एट द सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, नाउ दे शुड वर्क टुगेदर. आप कह सकते हो कि दे शुड वर्क हैंड इन हैंड टू सर्व द पीपल ऑफ द कंट्री टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज. तो अब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिनका बेनिफिट पब्लिक को मिलता ही नहीं है, और इसमें एक मेजर कॉज ये माना जाता है कि द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. तो डिपार्टमेंट्स को क्लोज करने के लिए, डिपार्टमेंट्स को साथ में काम कराने के लिए ये कन्वर्जेंस लाया गया है. So the Ministry of Food Processing Industries has launched this convergence portal between, यहाँ पे 3 schemes लाए गए हैं. That is Agriculture Infrastructure Fund है the first scheme. The second scheme is the Pradhan Mantri Micro Food Enterprises Upgradation Scheme, which is known as the PMFME scheme, and also the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana PMKSY. तो ये तीनों को कन्वर्ज करके लाया गया है अंडर वन प्लेटफॉर्म. ठीक है, और यहाँ पे एसओपी भी एक जारी किया गया है फॉर सो दैट द मैक्सिमम बेनिफिट्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द, यहाँ पे जितना भी सारे बेनिफिशियरीज है उनको ताकि बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जा सके. इसी के कारण एक एसओपी भी यहाँ पे लाया गया है. ठीक है, अब देखते हैं कि व्हाट इज दिस कन्वर्जेंस मॉड्यूल. अभी जो कन्वर्जेंस मॉड्यूल है, द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मैंने बताया था कि 2 मिनिस्ट्रीज है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑल्सो द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो ये दोनों ने साथ में लॉन्च किया है दिस कन्वर्जेंस पोर्टल टू बेटर रीप द बेनिफिट्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. इट इज लॉन्च्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल मिनिस्ट्री, जैसे कि मैंने बताया कि सारे मिनिस्ट्रीज और जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दे शुड वर्क टुगेदर hand in hand in cohesion to serve the people of the country to the best of their abilities. Okay, the portal will provide to be very important for the food processing enterprises of the country, benefit different sections of this country, including the farmers and small scale entrepreneurs of the processing industry. तो मान लीजिए यहाँ पे जितना भी सारा small scale industries है ना, it is not just meant for the larger industries but as well as for the small scale industries as well. तो जितना भी entrepreneurs है या मान लीजिए farmers है, तो उनको भी इस convergence से benefit होगा. It is a stepping stone to achieving the Prime Minister's dream of an Atmanirbhar Bharat, that is a self-reliant nation, and also to boost the concept of vocal for local. तो ये जो 3 स्कीम्स को कन्वर्ज किया गया है, इन 3 स्कीम्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. द फर्स्ट वन इज अबाउट द एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड, दैट इज द व्हिच इज बीइंग इनिशिएटेड टू इनहेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी है जहाँ पे लोन वगैरह दिया जाएगा. तो दिस विल बी गिवन फॉर द क्रिएशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्म एसेट विद बेनिफिट भी रहेगा यहाँ पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट. अंडर दिस स्कीम रुपीज 1 लाख करोड़ फ्रॉम, ये जो 5 साल का जो पीरियड है, इस पीरियड में 1 लाख करोड़ एक पैसा यहाँ पे अलॉट किया गया है, सो दैट दिस कैन बी गिवन एज loans, you can say medium to long term loan for the
फॉर मोस्टली पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है द प्रधानमंत्री कृषि संपद योजना। अब ये जो PMKSY है, दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ यहाँ पे स्कीम मिलेगा जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और कुछ मिलेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे जो पूरा पैसा है, द 100% ऑफ द फंडिंग विल बी डन बाय द सेंटर ओनली। और स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, यहाँ पे सेंटर ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन नॉट 100%, ठीक है। सो दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जहां पे 100% विल बी कमिंग फ्रॉम द सेंटर ओनली। नाउ दिस इज envisaged as a comprehensive package which will result in creation of modern infrastructure with efficient supply chain management from farm gate to retail outlet। तो farm gate से लेके retail outlet तक जो supply chain है, इसे enhance करने के लिए, इसे strengthen करने के लिए ये PMKSY central sector scheme लाया गया है। इसके अंदर बहुत सारा कुछ initiatives है। There are 7 components अंदर, जैसे कि मेगा फूड पार्क्स होगा, उसके बाद स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन होगा, देन एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। सो दिस मेनी थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ दिस PMKSY। And the next one is about the प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम। अब इस स्कीम में अगर आप देखोगे, now this was launched by the Ministry of FPI only, that is the Food Processing Industries, in June 2020। तो ये लाया गया था अंतर आत्मनिर्भर भारत। तो इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे लाया गया है टू एनहेंस द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है, दे मोस्टली वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेगमेंट, ठीक है। एंड उनको प्रमोट करने के लिए ही ये आप कह सकते हो कि इन ऑर्डर टू प्रमोट द फॉर्मलाइजेशन ऑफ दिस सेक्टर, this प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम हैज बीन ब्रॉट अबाउट, ठीक है। नाउ दिस विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ये भी इसी 5 years में ही काम करेगा। एंड फंडिंग जो है, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो होता है 100% सेंटर देता है। ये क्योंकि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यहाँ पे 100% पैसा सेंटर नहीं पे करेगा। यहाँ पे कितना पे करेगा, सेंटर देगा यहाँ पे 60% एंड 40% हैव टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। लेकिन बिकॉज आप देखिए, आपको पता होगा कि because of the under development of the north eastern states and the Himalayan states की वजह से 90% यहाँ पे सेंटर पे करता है और 10% the state government have to bear, ठीक है। इसके बाद what is the need, the unorganized food processing sector comprising nearly 25 lakh units contributes to 74% employment in the food processing sector। अब देखिए जो इंडस्ट्री है, that is food processing, तो फूड प्रोसेसिंग के केस में मान लीजिए कि बहुत सारा कुछ प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, मीट प्रोडक्ट्स होता है। तो इस केस में क्या होता है ना, आप देखोगे कि ओनली 26%, ठीक है, 100 में से बस 26% ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। बाकी जो 74% है ना, वो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करेंगे। तो उनका हेल्प होगा थ्रू दिस particular scheme। Nearly 66% of these units are located in rural areas। तो इनमें से जितना भी यहाँ पे यूनिट्स है, 25 लाख जो ये यूनिट्स है, इसमें से 66% कहाँ पे है, वो गांव में है, वो बस्ती में ही है। जहाँ पे मान लीजिए कि आपको पता ही होगा कि कितना सारा कुछ बनता है, फॉर एग्जांपल अचर, उसके बाद मान लीजिए पापड़ वगैरह। तो दिस मेनी थिंग्स आर बीइंग बिल्ट, राइट। तो ये सारा चीजें बनाया जाता है। और अबाउट लाइक आउट ऑफ द 66%, 80% ऑफ देम आर फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेस। जो एंटरप्राइजेस है, जो कंपनीज है, वो नॉर्मली कोई फैमिली रन करता है। तो ये जो फैमिलीज रन करते हैं, दे एक्चुअली, ये जो एंटरप्राइज, जो कंपनीज है, दे हेल्प द लोकल पॉपुलेशन ऑल्सो। जो बस्ती में जो लोग होते हैं, जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनका भी जो इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए हेल्प होता है। तो आप कह सकते हो दिस सपोर्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ द रूरल हाउस होल्ड एंड मिनिमाइज देयर माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। बिकॉज अगर मान लीजिए कि ये बस्ती में जॉब नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली दे टू माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज। सो दिस पर्टिकुलर स्कीम इज गोइंग टू हेल्प इन स्टॉपिंग द काइंड ऑफ माइग्रेशन। The next article is about Arunachal Pradesh again. Now this is about a scheme that is going to be launched actually. That is Seva Aapke Ghar. ठीक है। अब ये जो स्कीम है, दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ऑन थर्सडे, इन्फॉर्म्ड दैट द सेकंड पार्ट, तो ये सेकंड पार्ट है। पहले भी एक स्कीम था सरकार आपके द्वार, इस बार क्या लाएगा, सेवा आपके द्वार। तो देखेंगे क्या डिफरेंस है, क्या बात है इसमें, ठीक है। तो सेवा आपके द्वार 2.0 लाया जा रहा है बाय द अरुणाचल गवर्नमेंट। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएसपी टू पॉलिटी या फ्रॉम द गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल। अब ये जो स्कीम है सेवा आपके द्वार, दिस इज एक्चुअली सक्सेसर ऑफ अ प्रीवियस स्कीम दैट इज सरकार आपके द्वार। तो सीएम साहब ने ये इन्फॉर्म किया है दैट दिस विल बी लॉन्च सून, और इसका नाम दिया जाएगा सेवा आपके द्वार 2.2, ठीक है। अब ये डिसीजन लिया गया है टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द ह्यूज सक्सेस ऑफ द एसएडी प्रोग्राम, दैट इज सरकार आपके द्वार। तो इसमें जो भी सक्सेसेस एंड बेनिफिट मिला है लोगों को, उसी के कारण एक नया स्कीम अभी लाया गया है, सेवा आपके द्वार 2.2। उन्होंने ये भी कहा है कि सेवा आपके द्वार जो प्रोग्राम है, दिस इज नॉट गोइंग टू सिमिलर एज द सरकार आपके द्वार। सरकार आपके द्वार में देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मान लीजिए डीसीज हो गया या सर्कल ऑफिसर्स हो गए, सो दे हैव बीन टेकिंग सर्विसेज टू द पीपल, सर्विसेज लाइक
यहाँ पे फॉर एग्जांपल दी ड्राइविंग लाइसेंस, देन आधार एनरोलमेंट, उसके बाद आप बता सकते हैं अबाउट दी एसटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। तो ये सारा जो सर्विसेज है ये घर पे लाया गया था इन द केस ऑफ सरकार आपके द्वार। लेकिन सेवा आपके द्वार में क्या होगा, द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी टेकिंग द एग्जैक्ट सर्विसेज टू द पीपल एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय देम। मतलब जो भी विलेजर्स को या मान लीजिए जो भी लोग रहते हैं घर पे, तो उनके लिए जो सर्विस उनको चाहिए ना बस वही लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि जो सर्विसेज होगा दैट वुड नॉट बी इन अकॉर्डेंस टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट वुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, सो ही रिकमेंडेड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टेकिंग सरकार आपके द्वार कैंप्स टू द रिमोटेस्ट ऑफ प्लेसेस एंड एफिशिएंटली ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। तो सिटीजन और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कम करने के लिए, ब्रिज करने के लिए ये सारे स्कीम्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। तो खानदू हिंदत ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है इन अक्टूबर महीने में ही इन द सियांग डिस्ट्रिक्ट में। इन द लास्ट वीडियो आई हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चंस, सो लेट्स लुक एट द आंसर्स। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चंस आर okay. So current constitutional head of the Arunachal Pradesh, you already know that the current constitutional head जो है Arunachal Pradesh का, it is the governor. देखिए, governor is the constitutional head of the state and president is the constitutional head of the nation. So it is B.D. Mishra. And which of the following district have recently been declared as the best aspirational district? It is, so ये यहाँ पे recently declare किया है हरिद्वार को, हरिद्वार which is the district of Uttarakhand. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye-bye and take care.